नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हम जो आपके साथ CDP पढ़ा रहे हैं, आपको उसी सीरीज में तमाम सारी चीज़ें देते आ रहे हैं और हम अधिगम पढ़ा रहे थे। आपको अधिगम के शिक्षण सिद्धांतों के बारे में हमने बात की, ठीक है। और अधिगम के कुछ सिद्धांत और भी हैं, शिक्षण जो प्रभावी नियम जो है उनके बारे में बात की, अधिगम के शिक्षण सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया, उसको पढ़ाया भी और बताया भी आप लोगों को, और बहुत बेहतर तरीके से हमने बताने का प्रयास किया, आप लोगों से अच्छे से अच्छा और सरल से सरल देने का प्रयास किया है। और आज जो है हम उसी के आगे की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, हम बेहतर कर पा रहे हैं आपके लिए कि नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो अवश्य बताइएगा। और कुछ चीज़ें हो सकता है जबान से स्लिप कर जाती हो, गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। या हो सकता है आपने कुछ डिफरेंट पढ़ा हो। तमाम सारी किताबें चलती हैं, तमाम सारी बुक्स चलती हैं, हमारे पास भी बहुत सारी बुक्स हैं। और उन बुक्स का देखो, शिक्षक एक ऐसा प्राणी होता है जिसको अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसे अध्यापन करना है। तो अध्यापन करने के लिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। मैं जो अध्ययन करके आता हूं वही आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोर्ड पे और यहाँ दोनों बोर्ड पे हम लिख देते हैं, उन्हीं बोर्ड पर चर्चा, उन्हीं पॉइंट्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। और वो पॉइंट्स जो लेके आते हैं, हो सकता है उसमें लिखने में गलती हो जाए या दिमाग कहीं इधर उधर भटक जाए और कुछ और स्लिप कर जाए, ठीक है। तो वो हो सकता है, थोड़ी मोड़ी गलतियां हो सकती हैं, तो उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे हमने गलत लिखा हो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है, कुछ शब्द जो है उनकी शब्दावली गलत लिख दी हो, या कोई सिद्धांत ही गलत लिख दिया हो, कुछ चीज़ें गलत लिखी हो, कोई सन लिख दिया है, या किसी वैज्ञानिक का जो है मूल जो है किस देश का है वो लिख दिया हो, वो भी गलत हो सकता है। तो आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिए। कोशिश हमारी ये रहती है कि सब कुछ आपको सही सही दिया जाए, लेकिन भाई प्राणी हैं हम भी, ठीक है, इस जय जगत के प्राणी हैं और गलतियां हो सकती हैं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप परेशान मत होइएगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आज हम आपको बात कर रहे हैं पावलोव के संबंध प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत की। पावलोव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पावलोव जो है एक रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में इनको जो है पाचन प्रक्रिया के लिए जिन्होंने लार पे काम किया था कि लार जो है हमारे शरीर के या जो भी जीव हैं उनके लिए जो है पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इनको जो है उसी पाचन प्रक्रिया के लिए जो है 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या मिला उनको? नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1904 में। नाम क्या था? आई पावलोव, ठीक। कहाँ के? रूसी वैज्ञानिक है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उद्दीपक और अनुक्रिया के जो है अनुबंध द्वारा व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक हैं। अनुबंध का मतलब उनके बीच में एक रिलेशनशिप आ गई। कैसे रिलेशनशिप? अभी बताते हैं आपको कैसे रिलेशनशिप ऐसी कि कल हमने आपको बताया कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें पसंद आ रही हैं, उसको देखते हैं तो आपकी बाँछें खिल जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। क्यों लगाती है? क्योंकि सूर्य से उसको एनर्जी मिलती है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और जो है चंद्रमा को जो है पृथ्वी से एनर्जी मिलती है, सूर्य से एनर्जी मिलती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं? तो आप इन सब चीज़ों को समझ लीजिए। जितने भी ग्रह हैं उनके उपग्रह होते हैं, उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ें हैं, जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जितने भी उपग्रह हैं उन हर ग्रह का अपना उपग्रह है, हर ग्रह का अपना चंद्रमा है, ठीक है। तो हर इंसान का अपना चंद्रमा है, उसका वो अपने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उद्दीपक क्या है? उद्दीपक वो है जिसे देख के आप खुश हो जाते हैं, जिसे देख के आपके चेहरे पे प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं, आपकी एनर्जी डेवलप हो जाती है, आपको लग रहा है कि अब तो मैं मतलब बहुत आराम से, अरे वाह खुश हो गया हूँ मैं, अब तो मैं बहुत अच्छा कर जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला लोग आ गए हैं, ठीक है। जिनको आप चाहते हैं, जिनके लिए स्नेह करते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो उद्दीपक हो गए आपके। यानी जो चीज़ आपको दिखी, एक साधारण सा उदाहरण ले लिया जाए, आपको जो भी मिठाई पसंद होती होगी, ठीक है, या जो फल पसंद होता है, आप देखते हैं उसको, तो उसको देख के ही आपकी बातें खिल जाती है। अक्सर बचपन में ये चीज़ें होती हैं, ऐसे हरकतें बचपन में ही करता है बच्चा। मिठाई खाने की चीज़, इन सब चीज़ों को देख के या खिलौने देख के उसका उद्दीपन जो है वही होते हैं, ठीक है। तो उनको देख के वो अनुक्रिया करता है और उन पे जो है संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। तो जैसे हम मिठाई का ही उदाहरण ले लें, आपको छेने पसंद है, आपको रसगुल्ला पसंद है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। आपको काला जाम पसंद है, वो भी यही होता है।
और आपको दूध बर्फी पसंद है, आपको मिल्क केक पसंद है, या आपको केक पसंद है, या आपको और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और ये तमाम सारी जो है बटर स्कॉच और आपकी टूटी फूटी तमाम सारी आइसक्रीम है, या कुल्फी, जो भी आपको पसंद है उसे आप देखते हैं और देखने के साथ साथ आपकी बाँछें खिल जाती, ओहो अच्छा लग रहा है, अब तो हमको मिल जाए। तो वो उद्दीपन हो गई। क्या? कौन सी? जो आपको खाना है, जो चीज़ आपको देख रहे हैं वो उद्दीपन हो गया आपके लिए, और उसको देख के आपको अनुक्रिया करने का मन हुआ। अनुक्रिया करने का मन मतलब खाने का मन हुआ, मुंह में लार आ गई आपके, ठीक है, या एक एनर्जी डेवलप हो गई उसको देख के। तो बस वही चीज़ें इन लोगों ने जानवरों पर प्रयोग करके बताई। पावलोव महोदय ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक है। कुत्ते पे प्रयोग क्या किया उन्होंने एक कुत्ते को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, और घंटी बजाई। घंटी बजाते ही कुत्ते के सामने खाना आ जाता था, ठीक। जैसे ही घंटी बजाते थे कुत्ते के सामने खाना आ जाता था। हाँ, एक चीज़ और कि पावलोव महोदय ने क्या किया था, पावलोव महोदय ने घंटी बजाने और कुत्ते के सामने खाना देने के पहले कुत्ते के गले का एक ऑपरेशन किया, उसमें एक नली लगा दी और नली में एक बोतल बांध दी थी, ठीक है, या एक जार कह लो, जार बांध दिया था जिससे उसकी लार उस पर टपकती रहे, उनको पता चलता रहे। यही प्रयोग है इनका पाचन क्रिया का। अब सुनिएगा हमारी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस चीज़ को सुनिएगा कि जब कुत्ते के गले में वो बांध दिया, ठीक है, बांधने के बाद उन्होंने घंटी बजाई, घंटी बजाने के साथ खाना दिया। खाना जैसे ही उनको दिया जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, लार वो जो है उसके गले में बंधा हुआ जो जार था उसमें निकलने लगी। ऐसी प्रक्रिया एक बार की गई, 2 बार की गई, 3 बार की गई, 10 बार की गई, दोहराते रहे इसको। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने खाना देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजाते थे तो उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो जाती थी। यानी अब क्या हो गया, वो एक प्रकार का अनुबंध हो गया, एक प्रकार का घंटी और उसके मुंह से निकलने वाली लार के बीच एक रिलेशनशिप हो गया, एक बॉन्डिंग हो गई कि घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगती थी। बस यही इनका जो है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है कि जो रिलेशनशिप उस घंटी के साथ है, जो कृत्रिम उद्दीपक है, ठीक है, कृत्रिम उद्दीपक है, वो घंटी क्या है, उसको बता रही है इस चीज के लिए कि आपको खाना आने वाला है, आपको खाना आने वाला है। बस वही चीज है। कुत्ते के लिए जब खाना आने वाला होता है तो घंटी बज जाती थी, कुछ खाना नहीं आता था उससे जो है गले से लार निकलने लगती थी, वो जार में इकट्ठा कर लेते थे वो लोग, तो उससे देखते थे इस चीज को। तो यही प्रयोग इनका पावलोव महोदय का है और इसके कई सारे नाम है, जिसे शास्त्रीय अनुकूलन या शास्त्रीय संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नाम इसका है संबंध प्रत्यावर्तन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तीसरा इसका है अनुकूलित प्रत्यावर्तन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये अन्य नाम इसलिए बता रहे हैं कि अन्य नामों का अपना बहुत महत्व है, ठीक। क्यों महत्व है कि आपने पढ़ा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, वहां पे पूछ ले कि पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलन जो है अनुकूलन का सिद्धांत क्या है या पावलोव का शास्त्रीय संबंध का सिद्धांत क्या है, तो अब दिमाग में जो है बत्ती नहीं जलेगी, ठीक है, आपकी लार नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि आपको अन्य नाम पता नहीं है। तो बस यही चीजें हैं, यही उद्देश्य है हमारा कि आपको चीजें सरल तरीके से और बढ़िया से बढ़िया बताई जाए जो आपके यहाँ यानी यूपी टेट के एग्जाम में आने वाली है। तो हुआ क्या, हमने बताया आपको, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया और प्रयोग कैसा था वो कहानी आपको बता दी। कहानी के माध्यम से जो चीजें आप सुनते हैं इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको वो कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं वो, ठीक है, आपके दिमाग में बस जाती हैं, आपको एक स्मृति चिन्ह की तरह आपके दिमाग में वो जो है अंकित हो जाती हैं, ठीक। तो इतनी बातें क्लियर हैं आपको। अब महत्व क्या हुआ, सीखने की स्वाभाविक विधि है। क्यों सीखने की स्वाभाविक विधि है कि बच्चे को जो है आप बताएं कि एक पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, किस चीज का पुरस्कार दिया जा रहा है, जो चीज आप सिखाना चाह रहे हैं उस चीज का, यानी उद्दीपक के रूप में। आप कहते नहीं है कि अगर जो आप जो है बच्चे को आप पढ़ाने जाते होंगे या छोटे बच्चों को आपने पढ़ाते हुए देखा होगा, तो लोग ये कहते हैं कि आप अगर जो आज अल्फाबेट्स खत्म कर लेंगे या 1 to 10 तक जो है नंबर्स आप हमको याद करके सुना देंगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा या टॉफी दूंगा या कुछ और चीज की, बाहर घूमने चलेंगे, बाइक पे घुमाएंगे, गाड़ी में घुमाएंगे आपको, ठीक है, या मेला लेके चलेंगे या बाजार लेके चलेंगे या मूवी देखने चलेंगे। जो भी आप उद्दीपक उसको दिखा रहे हैं तो वो बच्चा क्या करता है, उन्हीं उद्दीपक के कारण, ठीक है, जो आप उद्दीपक उसको दिखा रहे हैं उन्हीं उद्दीपक के कारण वो कार्य कर लेता है। तो सीखने का स्वाभाविक तरीका हो गया, ठीक है। बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है, डर जो होता है उसको दूर किया जाता है, बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना व्यक्त की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको बताते हैं कि आप अगर जो ऐसा करोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, हाँ, आप अगर जो ऐसा करोगे तो हम ट्रॉफी देंगे आपको, अच्छा ये करोगे तो हम वो वाला खिलौना ला के देंगे, वो गाड़ी वाला ला के देंगे, वो उड़ता हुआ जहाज ला के देंगे, ठीक है, वो आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, वो बलून ला के देंगे, वो आपको गाड़ी ला के देंगे। तो ऐसे उद्दीपक जो होते हैं उन्हीं उद्दीपकों को भैया कहाँ, यही सब लेकर आते हैं, ठीक है। उन्हीं सब चीजों का सुधार उद्दीपकों के द्वारा ही किया जाता है। ये प्रयोग एक्चुअली अभिगम के लिए है, सीखने के लिए है, और सीखने की चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं बताया, अनुकूल कार्य करवाने में सहायक होते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाता है कि बेटा आप जो है ये काम कर लो,
और इसको ख़त्म करने के बाद हम आपको जो है एक डेयरी मिल्क ला के देंगे आपको, ठीक है, या एक्लियर्स टॉफ़ी ला कर देंगे आपको, ठीक है, या फिर और कोई टॉफ़ी जो उसको बहुत पसंद होगी, या कुछ और चीज़ें जो उसको बहुत पसंद होंगी, मिठाई जो पसंद होगी, आप कहेंगे कि वो हम आपको ला कर देंगे, ठीक है। तो वो जो है अनुकूल संबंधी कार्य करवाने में, सामाजिकरण करने व वातावरण में सामंजस्य स्थापित करवाने, चिंतन वाले विषयों में जैसे सुलेख वगैरह है लिखने के लिए, ठीक है, या जो भी तर्क चिंतन होता है जिनमें आप सोच सकते हैं बच्चों को, उनके लिए जो है बहुत सहायक होता है। कौन? यही पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया संबंधी सिद्धांत है। यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको बातें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। और अगर डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। इसके बाद हम दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत हमारा है स्किनर का क्रिया प्रसूत संबंधी सिद्धांत। भैया बहुत महत्वपूर्ण है। अब मन में ख्याल आता होगा कि गुरुजी सब तो महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं। भैया सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम लेके आए हैं उन्हीं को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना विश्लेषण है, वो तो ये कहता है कि इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है, लोगों ने पूछा है और गहराई से पूछा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप लोग अक्सर गलत करके चले आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रतिपादक कौन थे? बीएफ स्किनर, ठीक है। स्किनर का प्रयोग है ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसके भी अन्य नाम है, तमाम सारे नाम होंगे। स्किनर अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। 1930 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये जिन जानवरों पर इनके सिद्धांत दिए गए हैं अधिगम वाले, जिन पर इन्होंने प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग जिन जानवरों पे किए हैं, जिन पशुओं पे किए हैं, जिन पक्षियों पे किए हैं, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कब किए हैं ये महत्वपूर्ण हो या ना हो, आज तक डेट तो नहीं पूछी गई है, लेकिन हो सकता है भविष्य में कठिन बनाने के लिए ये भी काम कर दें, ठीक है। तो कब किए गए हैं ये आज तक नहीं पूछा गया है, भविष्य में हो सकता है पूछा जाए, लेकिन किस पे किए गए हैं ये बहुत पूछा जाता है। तो स्किनर का प्रयोग किस पे है? चूहों और कबूतरों पे है। और इधर पावलोव का प्रयोग किस पे है? कुत्ते पर है, ठीक है। अब समझिए कि इन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं। एक लिखा है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत पूछी गई है किताब, एक नहीं अनेक बार पूछी गई है परीक्षाओं में। और दूसरी लिखी है बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, ठीक है। दो किताबें हैं इनकी, दो बुक्स हैं, दो पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी और द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन बुक्स के नाम भी याद कर लीजिएगा। राइटर कौन है? स्किनर है। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। शब्द भंडार में वृद्धि, ठीक है, इसका महत्व है। पहले अन्य नामों पर चर्चा कर लेते हैं, महत्व तो बाद में जान लेंगे, ठीक। अब सुनिए, इसको आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का जब हम नियम बता रहे थे तो हमने बताया था थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का, उसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है और इसे आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। उसे एसआर थ्योरी कहा जाता है, इसे आरएस थ्योरी कहा जाता है। यानी आरएस थ्योरी के प्रतिपादक कौन? स्किनर है। पूछा बहुत गया है ये भी, और सही बता रहे हैं आपको, आरएस थ्योरी 90% बच्चों ने गलत किया था, ठीक है। उनको ये लगा कि ये जो है लिपि की त्रुटि है, प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको कहते हैं, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, स्किनर का एक सिद्धांत है, ठीक है। और यही क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत, यही आरएस थ्योरी है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत इसी का दूसरा नाम है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन या नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, ठीक है। अनुबंधन की जगह यदि अनुकूलन भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे सक्रिय अनुबंधन या सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इन सब चीजों से, ठीक है। प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। कैसे चूहे पर किया था इन्होंने? चूहे को जो है घंटी बजाने के साथ साथ खाना आ जाता था, सॉरी, हाँ, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया। चूहे के एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, भूखे चूहे को, ठीक है, उसके अंदर प्रसारित कर दिया। फिर वहां पर एक लीवर लगा हुआ था, जैसे वो लीवर दबता था चूहा उछल कूद मचाता था, लीवर दबता था, उसके सामने खाना आ जाता था, ठीक है। एक बार चूहे ने ये काम किया, दो बार चूहे ने ये काम किया, तीन बार चूहे ने ये काम किया, चौथी बार चूहे ने ये काम किया। धीरे धीरे उसकी ये प्रक्रिया कम होती चली गई। फिर वो सीधे घंटी बजाता था, उछल कूद नहीं करता था। जब उसको भूख लगती थी घंटी बजाता था, खाना आ जाता था और खा लेता था, ठीक है। तो इन्होंने कहा, क्रिया प्रसूत ने, तो इन्होंने कहा क्रिया करने के बाद में एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक।
और वो रिस्पांस किसके लिए मिल रहा है? उद्दीपक के लिए मिल रहा है। खाना नहीं दिख रहा है, कहीं भी कोई खाना नहीं दिख रहा है, बस दिख क्या रहा है? एक लीवर दिख रहा है। पहले वो उछल कूद मचाता था, झटके से लीवर दब जाता था, और जैसे ही लीवर दब जाता था खाना आ जाता था। फिर उछल कूद मचाई, फिर लीवर दबा, फिर उछल कूद मचाई, फिर लीवर दबा। तो धीरे 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 उसकी उछल कूद बचाने की जो प्रक्रिया है उस बॉक्स के अंदर, वो कम हो गई। अच्छा, एक चीज और जान लो, जिस बॉक्स के अंदर चूहे को बंद किया गया था उसे स्किनर बॉक्स कहा जाता, अपने नाम पर इन्होंने दिया था। और बेसिक क्या था कि चूहे और उद्दीपक, ठीक है, उसके बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है उसके बारे में चर्चा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो रिस्पांस आया। रिस्पांस क्या आया? चूहा जो है, ठीक है, चर प्राणी है, इधर उधर घूमता रहता है, उसको एक बॉक्स में बंद किया गया और वो उछल कूद मचाया, और रिस्पांस क्या आया? एक लीवर दबा, खट की आवाज आई, खाना आया, ठीक है। फिर लीवर दबा, खट की आवाज आई, खाना आया, फिर लीवर दबा, खट की आवाज आई। तो ये प्रक्रिया होती चलेगी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले रिस्पांस होता है, ठीक है। रिस्पांस होने के बाद जो उद्दीपक आता है वो चूहे के लिए होता है। अब आने वाले समय में चूहे ने क्या किया कि सिर्फ रिस्पांस करना शुरू कर दिया। जैसे ही रिस्पांस करता था उद्दीपक यानी खाना आ जाता था। इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने SR थ्योरी बताई थी, इन्होंने RS थ्योरी बताई। यही काम उन्होंने कबूतरों के लिए भी किया था कि कबूतर के लिए भी उसे दाहिनी ओर घूमना पड़ता था। जैसे कबूतर दाहिनी ओर ऐसे घूमता था, ठीक है, और दाहिनी ओर घूमने के साथ साथ जो है एक लीवर लगा हुआ था, वो लीवर दब जाता था और खाना आ जाता था। अब कबूतर भी यही काम करने लगा। धीरे धीरे क्या करता, तो उसने कहा कि इधर उधर घूमने से अच्छा है कबूतर ने दाहिनी ओर ही घूमो, सीधे खाना आ जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रयोग दोनों के प्रयोग एक ही जैसे हैं, और इन्होंने चूहे पर किया फिर कबूतर पर किया। बदला क्यों, ये तो यही जाने। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बदला इन्होंने ये है कि चूहे के अलावा और कौन कौन से जानवर या पक्षी भी हो सकते हैं, जानवर के अलावा पक्षी भी हो सकते हैं, पशु के अलावा पक्षी भी हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने कहा, ठीक है। तो इसका महत्व क्या क्या रहा? शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। शब्द भंडार में वृद्धि का मतलब ये होता है कि बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हैं, एक दिन आपने एक वर्ड सिखाया, एक दिन बताया कि बी फॉर बॉल होता है, बच्चा खुश हो गया, बी फॉर बॉल होता है। फिर दूसरे दिन आपने कहा सी फॉर कैट होता है, फिर तीसरे दिन आपने डी फॉर डॉग बताया। तो ऐसे ही शब्द भंडार में उसकी वृद्धि आप करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और वो दिन बाय दिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पुनर्बलन आप दे रहे हैं कि बेटा आप ये चीज करो, आपको जो है याद करना है, आपको ऐसे सीखना है, आपको वैसे सीखना है। सीखे जाने वाले व्यवहार का स्वरूप प्रदान करता है। जो भी व्यवहार है उसको एक स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। पहले वो सीधे सीधे नहीं जा रहा था, घूम के जा रहा था, 2 गेट उसको दिखाई दिए, फिर उसने देखा कि नहीं ये रास्ता है, इधर से ही आना है, ठीक है। तो उसने वो लंबा वाला रास्ता छोड़ दिया, सीधे एक जो है व्यवहार स्थापित कर लिया, ठीक है। तो एक सीख मिली उसको, ठीक। तो जो सीखे जाने वाला व्यवहार उसको एक स्वरूप मिल गया। स्वरूप ये मिल गया कि नहीं उधर से घूम के नहीं जाना, स्वरूप ये क्या है, वो सीधे जाने वाला है, ठीक है। वांछित व्यवहार का सृजन करना, जो भी आप व्यवहार चाहते हैं उस व्यवहार को सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ये पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। पुनर्बलन को बल मिलता है यहाँ पे, रीइंफोर्समेंट जिसको कहा जाता है, पुनर्बलन को मानसिक रोगियों में वांछित व्यवहार सीखने में सहायक होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर जो कुछ चीजें रह गई हैं या कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप बताइएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा। और दूसरी चीज ये है कि अब तक जो हम आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं, आगे आपको जो पढ़ाएंगे, क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को प्यार दुलार स्नेह दिखाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आपको 2 सिद्धांतों के बारे में और पढ़ना है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? एक तो कोहलर का सिद्धांत है, दूसरा प्याजे का सिद्धांत है, वैगोटस्की का भी सिद्धांत है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्याजे और वैगोटस्की तो ये कहीं छूटने वाले नहीं हैं। और कोहलर का भी सिद्धांत आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि कोहलर का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है, वो आपसे बहुत पूछा जाएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। तो कौन कौन से थे, कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे, क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।